हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हम सबके यूट्यूब चैनल सिविल एग्ज़ाम तैयारी में। तो जैसा कि हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे 2 से 3 टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में इंट्रोडक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देन हमने डिस्कस किया था सम टर्म रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेक्स्ट we discuss also the schedules of the constitution. In this lecture we discuss the types of majority under the constitution, silent feature of the constitution, and if time permit we will also discuss the what are the various provision we have taken from the other constitution. So we start this lecture. फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या याद रखना है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमको याद रखना है टाइप्स ऑफ मेजोरिटी अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो मेजोरिटी कितने टाइप की होती है? मेजोरिटी 3 टाइप की होती हैं। सिंपल मेजोरिटी होती है आपकी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी होती है, इफेक्टिव मेजोरिटी होती है और एक स्पेशल मेजोरिटी होती है। तो हम लोगों ने कितने टाइप की मेजोरिटी हम लोगों को याद करनी है? 4 तरह की मेजोरिटी, इफेक्टिव, एब्सोल्यूट, स्पेशल, सिंपल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी क्या होती है? सिंपल मेजोरिटी मोर देन 50% ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। कि लोकसभा या राज्यसभा में 50% मेंबर से ज़्यादा प्रेजेंट होने चाहिए और वोटिंग किए हुए हों। जैसे जस्ट एग्जाम्पल हम लें तो लोकसभा में 540 मेंबर हैं, 540 मेंबर हैं लोकसभा में, और प्रेजेंट कितने हैं? प्रेजेंट 500 हैं। उसमें से 40 लोगों ने एब्सटेन किया है, किसी पे वोटिंग हो रहा है तो 40 लोगों ने एब्सटेन किया है, तो एब्सटेन को हटा दिया जाएगा। तो जो इफेक्टिव नंबर्स हैं वो कितना हुआ? 460। तो इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 50% + 1 ये मेजोरिटी होनी चाहिए। ये क्या बोलते हैं? सिंपल मेजोरिटी। और इसमें एक कंडीशन और होती है कि 50% मेंबर से ज़्यादा प्रेजेंट होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि 540 मेंबर हैं टोटल स्ट्रेंथ, उसमें से अगर 200 मेंबर हैं तो ये मेजोरिटी काम नहीं करेगी। मिनिमम 50% मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए। तो नेक्स्ट में हम चलते हैं, इसमें नोट है तो देख लेते हैं। वेयर द कॉन्स्टिट्यूशन इज साइलेंट ऑन द टाइप्स ऑफ मेजोरिटी रिक्वायर इट इज एज्यूम्ड एज सिंपल मेजोरिटी विल बी रिक्वायर। तो इसका सीधा मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन में वैसे बताया गया है किस बिल के लिए कौन सी मेजोरिटी चाहिए, लेकिन कोई बिल ऐसा होता आ जाता है जो समय के अकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी के हिसाब से, तो उसमें नहीं एज्यूम कर सकते हैं, नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है तो वहाँ हम एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ सिंपल मेजोरिटी फॉलो होगी। तो हमारी ये रही सिंपल मेजोरिटी। तो इसको अगर हम एक लाइन में समझें तो 50% + 1 लोग प्रेजेंट होने चाहिए, और 2 इसकी कंडीशन है। पहली कंडीशन इसकी ये है कि 50% से ज़्यादा मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए, और जो 50% नंबर हैं वो F10 को हटाते होगा। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने सिंपल मेजोरिटी डिस्कस कर ली। अब नेक्स्ट हम करते हैं एब्सोल्यूट मेजोरिटी। एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या होता है? मोर देन 50% ऑफ द टोटल मेंबर्स हिज मेजोरिटी ऑफ द होल और स्टैंड ऑफ द हाउस। इसमें भी ये होता है मोर देन 50% ऑफ द टोटल मेंबर्स और स्टैंड ऑफ द हाउस। इसमें क्या होता है देखते हैं। ऐसे फर्स्ट ऑफ ऑल 1/10 मेंबर्स मस्ट बी प्रेजेंट। ये तो कोरम ही होता है, जैसा कि आप लोग जानते हो। इतना तो मेंबर मिनिमम प्रेजेंट होना ही चाहिए 1/10 जितने स्ट्रेंथ है, नहीं तो सेशन हेल्ड नहीं होगा। तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी में हम लोग क्या करते हैं? जस्ट एग्जाम्पल आपको हम दे रहे हैं इसमें, तो हम एक लाइन में समझ लें कि सिंपल और एब्सोल्यूट में क्या डिफरेंस होता है। आपका सिंपल मेजोरिटी होता है वो आपकी जो स्ट्रेंथ प्रेजेंट हो उसमें से 2 किया जाता है, हाफ डिवाइड किया जाता है +1। लेकिन एब्सोल्यूट मेजोरिटी में जो आपके टोटल स्ट्रेंथ है, जैसे लोकसभा की आपकी 545 है और राज्यसभा की आपकी 245/2 + 1 है, तो ये आप
की रही है एब्सोल्यूट मेजोरिटी। तो इस मतलब टोटल स्ट्रेंथ है उसमें से करेंगे। लेकिन सिंपल मेजोरिटी में जितना प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट में भी जिन लोगों ने वोटिंग नहीं की, पार्ट नहीं दिया, बाहर निकल रहे, एब्सटेन कर रहे, तो उन लोगों को भी हटा दिया जाता है। तो ये सिंपल डिफरेंस है दोनों में। और तीसरी मेजोरिटी हम कर रहे हैं डिस्कस इफेक्टिव मेजोरिटी। इफेक्टिव मेजोरिटी का होता है मोर देन 50% ऑफ द इफेक्टिव देन स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। इसमें इफेक्टिव स्ट्रेंथ क्या होता है? ऐसे इफेक्टिव स्ट्रेंथ में लेट्स एग्जाम्पल हम एज क्या बोलते हैं 245 हम लोगों की राज्यसभा में स्ट्रेंथ है। उसमें से आप ये भी जानते होंगे कभी कोई डेड हो गया या कोई सीट खाली हो रही, तो हमेशा तो टोटल सारे मेंबर्स रहते नहीं हैं तो सारे ही नॉमिनेट या इलेक्टेड हों। तो इसमें से 5 आपके रिजाइन हो गए, रिजाइन कर दिया, या कुछ भी सीट खाली हो रही है, 10 डेड हो गए, तो आपके कितने बचे इसमें? 15 230। अब इसमें 230 अपॉन 2 + 1, इसमें से जो इफेक्टिव स्ट्रेंथ इतनी रहेगी 230, तो इसमें से डिवाइड करेंगे 2 और +1, और +1 तो 50% +1 होना चाहिए, तो ये +1 कर देंगे, तो ये इफेक्टिव मेजोरिटी रहा। तो तीनों में आप इजीली निकाल सकते हैं। कन्फ्यूजन आपको दूर हो गया होगा आई होप। और ये मेजोरिटी कहाँ कहाँ रिक्वायर्ड होती है आपकी इफेक्टिव मेजोरिटी? दी पैसेज ऑफ द रेजोल्यूशन ऑफ द राज्यसभा फॉर द रिमूवल ऑफ दी। हाँ, ये अब यहाँ से आपके क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाते हैं कि आपका जो राज्यसभा में जो ऐसे वाइस प्रेसिडेंट को रिमूवल करना है, तो इसके लिए आपकी इफेक्टिव मेजोरिटी लाई जाएगी, इसका यूज होगा। फॉर द पैसेज ऑफ द रेजोल्यूशन इन द कंसर्न स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और द काउंसिल और इन द हाउस ऑफ पार्लियामेंट टू रिमूव देयर प्रिजाइडिंग ऑफिसर। ये कहाँ यूज होगा? ऐसे मान लो कोई असेंबली है, विधान परिषद है या विधानसभा है, उसमें या तो उसमें अगर हमको स्पीकर या डिप्टी स्पीकर को रिमूव करना है तो वहाँ यूज होगी। ये नेशनल लेवल पे है, स्टेट लेवल पे किसी स्पेशल मेजोरिटी पे। स्पेशल मेजोरिटी आपकी 3 टाइप की होती है। स्पेशल मेजोरिटी की 3 कंडीशन भी होती हैं। नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपकी मिनिमम 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए। ऐसे फॉर एग्जांपल 245 राज्यसभा की स्ट्रेंथ है, तो 2/3 आपकी 200 आपकी मिनिमम होनी चाहिए 2/3, और इसका 2/3 वोटिंग किए हों पक्ष में किसी भी बिल के, तभी वो बिल पास हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट 2 कंडीशन हैव टू बी फुलफिल। आर्टिकल 368 में है ये। नॉट लेस देन 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, और ये एब्सोल्यूट मेजोरिटी, ये वो जो ऊपर वाली कंडीशन है। तो ये जो स्पेशल मेजोरिटी है इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन भी होता है, तो हम एक वर्ड में समझ लें। ये आपका पहली कंडीशन, इसमें कंडीशन तो नहीं बोल सकते, ये अलग अलग जगह यूज होती है, तो इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आर्टिकल 249 में यूज होती है। ऐसे राज्यसभा को कोई पावर देनी है स्टेट में लॉ बनाने के लिए, तो वहाँ ये यूज होगी। वहाँ इसका सिंपल मीन्स है कि टोटल स्ट्रेंथ ऑफ 2/3 प्रेजेंट होना चाहिए, और जो प्रेजेंट है उसका 50% वोट फेवर में किया जाना चाहिए। और ये आर्टिकल 368 कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, वहाँ यूज होगी। वहाँ भी इसमें भी 2 कंडीशन है, क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल 2/3 मेंबर्स स्ट्रेंथ होनी चाहिए, टोटल का प्रेजेंट होना चाहिए, और 50% जो प्रेजेंट है उनमें से वोट फेवर में किया जाना चाहिए। तो ये आप सिंपल तरीके से समझ सकते हैं। दिस मेजोरिटी रिक्वायर्ड इन दी पार्लियामेंट अंडर दी आर्टिकल, वही जो हमने बताया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में ही ये यूज होती है आपकी स्पेशल मेजोरिटी। सेकंड, ये कहाँ कहाँ पे और यूज होती है? आप अगर रिमूवल आपको जज का करना है, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, CAG का है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का है, या स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करना है, तो वहाँ ये मेजोरिटी यूज होगी। इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर द पैसेज ऑफ द रेजोल्यूशन रिक्वेस्ट इन द पार्लियामेंट टू क्रिएट। हाँ, आपको अगर कोई लेजिस्लेटिव काउंसिल रिक्वेस्ट करनी है पार्लियामेंट से, तो उसके लिए ये यूज होगी स्पेशल मेजोरिटी। अब हम आते हैं
लेट्स राजस्थान पास्ड बाई दी स्पेस लोकसभा 2020। ये वही जो हमने बताया, ऐसे राजस्थान तो अपील करनी है पार्लियामेंट से कि हमको वो काउंसिल चाहिए, तो उसके लिए आपकी ये वाली मेजोरिटी यूज होगी। ये तीसरी कंडीशन और क्या है इसमें, नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल स्टैंड मेंबरशिप ऑफ द हाउस। आर्टिकल 361 में भी ये यूज होती है आपकी, आर्टिकल 3। तो आर्टिकल 361 नहीं है, ओनली 61 है। तो आपका ये आर्टिकल 61 क्या है, जो आपका इम्पीचमेंट होता है, महाभियोग होता है प्रेसिडेंट का, उसमें ये वाली स्पेशल मेजोरिटी यूज होती है, टफेस्ट मेजोरिटी होती है। तो इसमें टोटल स्ट्रेंथ है 2/3 है, जैसे आप देख रहे हैं टोटल स्ट्रेंथ है 2/3। तो ये आपकी सारी मेजोरिटी रही। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, साइलेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या क्या साइलेंट फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा ये आता है क्वेश्चन कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है या अनरिटन है। जैसा कि आपको पता है हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ का है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझेंगे। अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट कॉन्स्टिट्यूशन द प्रोविजन ऑफ विच हैव बीन कोडिफाई। कोडिफिकेशन मीन सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ द वेरियस प्रोविजन, मतलब जहाँ सिस्टमेटिक तरीके से आपके लॉज कोडिफाई हों, सिस्टमेटिक तरीके से लगे हों, लिखी हुई हों, तो वो बोलेंगे आपका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अनरिटन को क्या बोलते हैं, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट मीन दैट द प्रोविजन हैव नॉट बीन रिटन डाउन बट दे आर नॉट ये सिस्टमेटिकली अरेंज नहीं है। जैसे अपने यहाँ पहले स्टेट का आर्टिकल है, आर्टिकल 1-2, फिर आपका फंडामेंटल राइट्स हैं, सिटीजनशिप है, फंडामेंटल राइट्स हैं, और DPSP है। फिर ऐसे आपका एक पैटर्न में है कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन अनरिटन में ऐसा नहीं होता है। अनरिटन कहाँ कहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन है आपका, UK का है, न्यूजीलैंड का है। और रिटन कहाँ का है, US का है, चाइना का, इंडिया। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है और अनरिटन है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। और अनरिटन क्या होता है, इट इज एन इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन मतलब एक ऐसे अंग्रेज हम लोगों को आज़ादी देते चले गए, हम लोगों ने साथ में एक साथ सारे लॉ बना लिए, मतलब ये इवॉल्व नहीं हुआ, एक इवॉल्व इन प्रोसेस नहीं हुई, ग्रेजुअली प्रोसेस नहीं हुई, एकदम हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया। लेकिन अनरिटन में ऐसा नहीं होता, ये इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन है, इवॉल्व प्रोसेस होती है इसमें। द यूके कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन इवॉल्विंग सिंस 1215 AD, दैट इज टाइम बाई मैग्ना कार्टा डॉक्यूमेंट। तो जो यूके का कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व हो रहा है, एक प्रोसेस से हो रहा है थ्रू। लेकिन अपने यहाँ ऐसा नहीं है, अपने यहाँ जो अपने जो सिस्टम है, जो जितनी भी गवर्नेंस के और ये सब जितने भी जो इंस्टीट्यूशन है वो सारे ब्रिटिश के इंस्टीट्यूशन है, वही हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो ये इवॉल्व नहीं हुआ है इंडियन वे में। नेक्स्ट हम पॉइंट देखते हैं, इन अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज अ सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज ऑल द 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी होगी, लेकिन अनरिटन में आपकी पार्लियामेंट्री होगी। जैसा UK में पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी है, लेकिन अपने यहाँ नहीं, अपने यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी है। कैसे, अगर मान लो पार्लियामेंट ने कोई लॉ पास कर दिया और वो जुडिशरी में गया पेटिशन के थ्रू, जुडिशरी उसे नल एंड वॉइड कर सकती है, उसे कह सकती है ये लॉ ठीक नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है। तो लेकिन ऐसा उसमें नहीं हो सकता UK में। ऐसे अपने यहाँ क्या बोलते हैं, इट हैज़ बीन ड्रॉन फ्रॉम वेरियस ऐसे अपने यहाँ क्या क्या है, अपने यहाँ स्टोन सेंटर है जो हम लोगों ने कनाडा से लिया है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है ऑस्ट्रेलिया से लिया है। UK में तो ऐसा भी बोला जाता है, एक स्कॉलर्स बोलते हैं, जैसा इसमें लिखा है, स्कॉलर्स हैव गॉन टू एक्सटेंड हैव होल्डन द व्यू दैट द ब्रिटिश पार्लियामेंट सो पावरफुल दैट इट कैन मेक लॉज ऑन एनी सब्जेक्ट एक्सेप्ट ऑन चेंजिंग अ मैन इनटू वुमेन, अ वुमेन इनटू मैन। मतलब वुमेन को मैन में चेंज करना और मैन को वुमेन चेंज करना, इसको छोड़ते सारे ही वहाँ कुछ भी मतलब पार्लियामेंट पास कर सके। ये इसका पावरफुल स्टेटस दिखा रहा है पार्लियामेंट का। अब हम क्वेश्चन देखते हैं जो UPSC या स्टेट PCS में आ सकता है। ये क्वेश्चन हम लोगों को
मतलब ये डेली लाइफ में भी मिलता है, कोई डिबेट वगैरह करें, ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो पूरा लिया हुआ है। तो इसी हम क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हैं। हाउ फार कैन बी जस्टिफाई द एक्सप्रेशन दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बैग ऑफ बोरोइंग। इसमें ये सीधा लिखा है हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए कि हम कहाँ तक ये जस्टिफाई कर सकते हैं कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है बैग ऑफ बोरोइंग है, मतलब हम लोगों ने ले लिया है बस दूसरों से, अपना कुछ नहीं किया उसमें। तो यही हम देखेंगे, ये हम कल की क्लास में देखेंगे, आप लोग कोशिश करना ये आंसर लिखने की। अब हम आते हैं मेजर सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम लोगों के क्या क्या सोर्सेस थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं दी एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ बोथ दी सेंटर एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से हम लोगों ने क्या लिया। इससे क्वेश्चन आपके बहुत आते हैं एग्जाम में, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इससे। तो हम देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हम लोगों ने क्या क्या लिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है हमारा, जो सेंटर और स्टेट का, जो अंग्रेज छोड़ रहे, जो अंग्रेजों ने 100 साल, वैसे तो उन्होंने ज़्यादा हम लोगों पे राज किया, लेकिन इफेक्टिवली 90 साल ही किया, आप 1857 के बाद ही मानो। तो जो उन्होंने इंस्टीट्यूशन इवॉल्व कर दिए, जो प्रोसेस इवॉल्व कर दी, वही लोग वो 1935 एक्ट में आए, और उसी को हम लोगों ने अपने ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अडॉप्ट कर लिया। तो डेट फर्स्ट ऑफ ऑल ये हम लोगों ने अडॉप्ट किया। तो सेकंड हमने क्या लिया है 1935 से, ऑफिस ऑफ गवर्नर, जो गवर्नर की ऑफिस है वो लिया है। इसके लिए हम लोगों का जो गवर्नर की ऑफिस की, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में काफ़ी डिबेट भी चला था, क्या इसे लेना चाहिए ना नहीं लेना चाहिए, लेकिन फाइनली इसको लिया गया। ये तर्क देते थे, उस टाइम ये हो रहा था कि इंडिया अलग हो जाए, इंडिया के बहुत सारे डिवाइड हो जाएंगे, तो एक सेंटर का एक हेड रहना चाहिए हर स्टेट में, जिससे वो सारी इन्फॉर्मेशन देता रहे सेंटर को क्या क्या गतिविधियाँ चल रही हैं, इसलिए ये पोस्ट भी लाई गई, लेकिन इसका गलत यूज ही ज़्यादा हो रहा है। थर्ड हमने लिया आइडिया ऑफ फेडरलिज्म। जो फेडरलिज्म का आइडिया है, जो सेंटर और स्टेट का रिलेशन है, क्या पावर किस में होनी चाहिए, जो उनका फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसको ही हम फेडरलिज्म बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में, ले टर्म में। तो आइडिया ऑफ फेडरलिज्म जो सेंटर और स्टेट रिलेशन है। आइडिया ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी हमने 1935 एक्ट से लिया। दी आइडिया ऑफ इमरजेंसी भी लिया है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है 1935 एक्ट। ये कॉन्स्टिट्यूशन का एक रील की हड्डी माना जाता है। तो मोर देन 50% प्रोविजन हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसी एक्ट से है। पार्लियामेंट, यूके से क्या क्या लिया है हमने, पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया है हमने यूके से, रूल ऑफ लॉ लिया है, सिविल सर्विसेज लिया है, सीएजी का ऑफिस लिया है, रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट लिया है, सिंगल सिटीजनशिप लिया है। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है हम लोगों ने, आइडिया ऑफ फ्रीडम लिया है, प्रस्तावना लिया है, फंडामेंटल राइट लिया है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज लिया है, इंडिपेंडेंस, जुडिशरी का जो इंडिपेंडेंस होगा वो लिया है, दी वाइस प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है वो लिया है, जो चेयर अपर हाउस का जो चेयरमैन होता है, जो टर्म है मेंबर्स ऑफ दी अपर हाउस का जो 6 ईयर का होता है वो लिया है। कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन के से क्या लिया है, वहाँ हमने लिया स्टोन सेंटर होना चाहिए, फेडरेशन भी होना चाहिए, फेडरेशन मतलब स्टेट भी होना चाहिए, पावर डिवाइड होना चाहिए, लेकिन सेंटर स्टोन होना चाहिए। रेजिड्यूरी पावर आर इन दी एंड ऑफ सेंटर, जो मतलब पावर कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे डिसाइड नहीं हुई हैं, वो आगे अगर इवॉल्व होती हैं कोई सा, तो वो आपका सेंटर के हाथ में जाएगा। जैसे इसमें लिखा भी है, विच हैव नॉट मेंशन इन एनी ऑफ द लिस्ट, किसी लिस्ट में मेंशन ही नहीं है, तो वो आपका रेजिड्यूरी पावर बोलते हैं, वो ऑटोमेटिकली सेंट्रल के हाथ में चला जाएगा, सेंटर ही उस पर लॉ बनाएगा। और बीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, दी इमरजेंसी पावर टू बी वेस्टेड इन दी सेंटर, जो इमरजेंसी पावर होती है, जो आपकी जो नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 360 है, आर्टिकल 356 है और आर्टिकल 352 है। इसमें आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी है, 356 आपकी स्टेट इमरजेंसी है, 352 आपकी नेशनल इमरजेंसी है। ये हम लोगों ने कहाँ से लिया है, जर्मनी से। बीमर कॉन्स्टिट्यूशन जो हिटलर वाला कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, जो जर्मनी का जो बाद में बना है वो, और जो फंडामेंटल राइट्स तो जो हम लोग सस्पेंड करेंगे ड्यूरिंग दी नेशनल इमरजेंसी, वो भी हमने कहाँ से लिया है, जर्मनी से। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है हमने, डीपीएसपी लिया है। डीपीएसपी हमने कहाँ से लिया है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ये काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं। मैनर, और जो प्रेसिडेंट का जो मैनर है इलेक्शन का, किस तरीके से हुआ, डायरेक्ट इलेक्शन तो होता नहीं है जैसा कि आपको पता है प्रेसिडेंट का,
जो आपके इलेक्टेड होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में और या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं राज्यसभा या लोकसभा में, वही लोग तो चुनते हैं प्रेसिडेंट को। तो डायरेक्ट इलेक्शन तो हुआ नहीं, वो इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ। तो ये हमने लिया है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है हमने, दी जो कॉन्करेंट लिस्ट है, तो इसमें दोनों ही लॉ बना सकते हैं, स्टेट और सेंटर, वो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। कोऑपरेटिव जो फेडरलिज्म है, जो हम लोगों को मिलके चीज़ों को करना है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, तो मतलब सेंट्रल को स्टेट को सहयोग करना है, स्टेट को सेंट्रल को, तो उसे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बोलते हैं। और थर्ड पॉइंट है हमने आर्टिकल 301 फ्रीडम ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, ये भी ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, जो फ्रीडम होना चाहिए स्टेट में। ऐसा नहीं है कि बंगाल से ये बिहार में गया, वहाँ ट्रेड नहीं करने दिया जा रहा है, मूवमेंट नहीं करने दिया जा रहा है, तो ये वायलेशन होगा आर्टिकल 301 का। तो आफ्टर नेक्स्ट हम चलते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम। क्या होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम? बेस्ड ऑन दी रिलेशनशिप बिटवीन दी लेजिस्लेचर एंड दी एग्जीक्यूटिव। जो रिलेशनशिप होता है एग्जीक्यूटिव का आपका और लेजिस्लेटिव का, दी पॉलिटिकल सिस्टम कैन बी क्लासीफाई एज पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल। मतलब किसी भी सिस्टम को हम पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल, जैसे प्रेसिडेंशियल सिस्टम आपका यूएसए में है, वहाँ आपका हेड है, जो स्टेट ऑफ हेड आपका प्रेसिडेंट है, मतलब जो मेन पावर है। ऐसे स्टेट ऑफ हेड तो हमारे यहाँ भी प्रेसिडेंट है, लेकिन मेन पावर तो हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर के पास है। ऐसे यूएसए में मेन पावर प्रेसिडेंट के पास है, तो वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, और अपने यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम को हम दो उसमें डिवाइड कर सकते हैं, हेड ऑफ दी स्टेट, हेड ऑफ दी स्टेट, हेड ऑफ दी गवर्नमेंट। तो आपका रियल हेड है वो प्राइम मिनिस्टर है इंडिया में। जैसे आप देखते हैं, इसे तो रबर स्टैम्प बोला जाता है, लेकिन रबर स्टैम्प भी कहना सही नहीं होगा, इसमें एक लंबी डिबेट है, तो हमारे जो प्रेसिडेंट चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें ही डिस्कस करेंगे। तो नॉमिनल हेड आपका प्रेसिडेंट हो गया, और आपका पीएम हो गया आपका हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ये पार्लियामेंट्री सिस्टम तो दो में डिवाइड कर सकते हैं। मेंबर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव डेट इज द मिनिस्टर मस्ट बी द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव। ये हम पार्लियामेंट्री सिस्टम के फंक्शन जो है वो पढ़ रहे हैं। जो एग्जीक्यूटिव है, जो मिनिस्टर है, मान लो ऐसे कोई मिनिस्टर बना, उसे मेंबर होना चाहिए लेजिस्लेचर का। ये जैसे रूल है, ऐसे मान लो कोई बना दिया 6 मंथ के अंदर, उसे राज्यसभा या आपका पार्लियामेंट से चुन के आना चाहिए, या स्टेट लेवल पर उसे लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद या विधानसभा में से चुन के आना चाहिए विद इन दी 6 मंथ। 6 मंथ के लिए तो ऐसे भी बन सकता है, लेकिन 6 मंथ में नहीं बना तो उसी सदस्य वो मिनिस्टर नहीं रह पाएगा। सेकंड पॉइंट है दी एग्जीक्यूटिव इज रेस्पॉन्सिबल टू दी लेजिस्लेटिव स्प्ली टू दी लोअर हाउस। इसमें क्या होता है, जो एग्जीक्यूटिव है, जो मिनिस्टर है, वो रेस्पॉन्सिबल है लोअर हाउस के लिए। ऐसा नहीं है कुछ उनकी जवाबदेही नहीं है, जवाबदेही रहेगी लोअर हाउस के लिए। लोअर हाउस मीन्स इन दी सेंट्रल लेवल लोकसभा, इन दी स्टेट लेवल लेजिस्लेटिव असेंबली। तो उनको उसी ने तो भेजा है चुन के, अगर उनकी उसमें जवाबदेही नहीं रहेगी तो वो अपनी मनमर्जी करेंगे। जैसे ये इस फिगर के थ्रू समझाया गया है, आप देख सकते हैं। इलेक्टोरेट से हमने लेजिस्लेटर को चुना, लेजिस्लेटर ने एग्जीक्यूटिव को चुना, और एग्जीक्यूटिव की जो फ्यूजन ही तो है रेस्पॉन्सिबल स्पेशली इन दी टू दी लोअर हाउस। अब हम प्रेसिडेंटल सिस्टम तो समझ लेते हैं। इसमें हेड ऑफ द स्टेट एंड गवर्नमेंट सेम होता है। इसमें यूएस का प्रेसिडेंट जैसा कि आपका हेड है। ऐसे आपको हम इसमें दिखाते हैं नीचे। ये यूएसए का ही एग्जाम्पल ले लें। जैसे चीफ एग्जीक्यूटिव है आपका, और लेजिस्लेचर है, इलेक्टोरेट है। प्रेसिडेंट आपका यहाँ 4 ईयर का टर्म होता है। लेजिस्लेटर को यहाँ दो में डिवाइड करते हैं। जैसे अपने यहाँ सीनेट होता है, वहाँ सीनेट होता है, अपने यहाँ राज्यसभा होता है, तो 6 ईयर का होता है। लेकिन अपना लोअर हाउस होता है, वो 5 ईयर का टर्म होता है। यहाँ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव 2 ईयर का ही टर्म होता है। इसमें क्या होता है, जो एग्जीक्यूटिव है वो ज़रूरी नहीं कि इलेक्टेड ही हो, किसी मतलब विद इन दी 6 मंथ उसे चुन के ही आना पड़े। यहाँ किसी भी एक्सपर्ट को एग्जीक्यूटिव में शामिल कर सकते हैं। जैसे कि इसमें द मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव डेट इज अ मिनिस्टर कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर, ये लिखा है। डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, डॉक्ट्रिन ऑफ देखते हैं कितना लंबा टॉपिक है, ये हम कल डिस्कस करेंगे। डॉक्ट्रिन ऑफ ये सेपरेशन ऑफ पावर, और जो ये आगे जो टॉपिक हैं
क्वासी प्रेसिडेंशियल सिस्टम। तो अभी इसमें टॉपिक में टाइम लगेगा। तो हमारा ये लेक्चर आपको कैसा लगा? हम ये थर्ड लेक्चर में ये सारी जो बेसिक चीज़ें हैं वो ख़त्म कर देंगे और फोर्थ लेक्चर से हम प्रस्तावना स्टार्ट करेंगे। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा? मैंने सीधा प्रस्तावना इसलिए नहीं पढ़ाया कि हम लोगों को बेसिक चीज़ें पहले कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता होनी चाहिए, वरना हम पढ़ते हैं बाद में फिर कन्फ्यूज़न होता है। तो ये बेसिक चीज़ें ऐसे हम लोग न्यूज़ वगैरह में सुनते हैं कैसा ये इस मेजोरिटी से पास हुआ, इस मेजोरिटी से पास हुआ। ये बहुत सारी बुक्स में दिया भी नहीं है मेजोरिटी कितने टाइप की होती है, बस ये दे देते हैं सिंपल मेजोरिटी से पास हुआ। तो अगर आपको लेक्चर मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।